हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं आर्थिक सुधार नीति 1991 एनईपी नई आर्थिक नीति है ये उदारीकरण। तो हम आज पहला भाग कर रहे हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियां थी उसमें से इसमें हम कर रहे हैं उदारीकरण। हम कर रहे हैं सबसे पहले कि हमें आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहला कारण था उच्च राजकोषीय घाटा। राजकोषीय होता है जिसमें सरकार कर लेती है जनता से, वो सरकार की आय का साधन होता है जिसको रेवेन्यू कहते हैं, और सरकार की व्यय भी करती है। तो व्यय क्या करना है, सामाजिक संरचनाएं हैं, अपनी शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, अस्पताल खोलने, डिस्पेंसरी है, स्कूल खोलने हैं, और आर्थिक संरचनाएं हैं जैसे कि सड़क है, परिवहन के साधन है, मेट्रो है, रेल है, फ्लाईओवर है, ये सब के पे खर्चा करना है। तो हमारी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, आमदनी थी नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से हमारा राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया। जिस सरकार फिर क्या करती है, अगर आमदनी नहीं है तो उधार लेगी, या जनता से लेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगी, या सारी दुनिया में, या विश्व बैंक से ले सकती है, IMF से ले सकती है, विदेशों से ले सकती है। तो इस तरह से उधार बहुत लिया गया। उधार लेने से क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अभी हम आगे और भी बात करते हैं। इधर भुगतान संतुलन संकट, तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, यानी कि हमारे वो बहुत कम हो गए। हमारे निर्यात बहुत कम और आयात हमारे बहुत ज़्यादा, और आयात बिल भुगतान के लिए हमारे पास 10 दिन के लिए भी पैसे नहीं थे, और हम उधार मांग रहे थे विश्व बैंक से और IMF से। तब उन्होंने हमें कहा कि अगर आप सुधार लाएंगे तो आपको लोन दिया जाएगा, इसलिए सुधार लाए गए। तो हमारे विदेशी मुद्रा जो भंडार है ना, वो बहुत गिर गए। जैसे मैंने ऊपर अभी बताया कि हमारे आयात बहुत ज़्यादा थे और निर्यात हमारे बहुत कम थे, तो विदेशी मुद्रा के भंडार हमारे गिर गए, और इन कारणों से हमारी जो है बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति, यानी हमारे जो मूल्य थे, या कहें कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का खराब प्रदर्शन, ये सबसे मुश्किल काम था। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में 17 हमने इंडस्ट्रीज रखी हुई थी, और ये इंडस्ट्रीज जो थी सरकारी क्षेत्र में थी, और इनका प्रदर्शन बहुत खराब था, ये सभी लॉसेस में जा रही थी। तो कारण क्या था कि करप्शन बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। लाइसेंस लेना है, लोग चक्कर ही काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी थी, लोग में काम करने की क्षमता नहीं थी। तो इस वजह से जो है सारी इकाइयाँ जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र में थे, कुछ को छोड़कर ये लॉसेस में जा रहे थे, नुकसान में जा रहे थे। इसलिए हमें आर्थिक सुधारों की जरूरत पड़ी। सबसे पहला है उदारीकरण। तो उदारीकरण का मतलब क्या है कि नियमों में उदार हो जाना या ढील दे देना। तो पहले बहुत सख्त कानून थे हमारे देश में, तो इसलिए उन सभी नियमों में उदार हो गए, ढील दे दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले थे औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। पहले क्या होता था कि कोई भी प्राइवेट अगर कंपनी खुलेगी, कोई निजी क्षेत्र में खुलेगी, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, और वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। तो अब क्या हुआ कि हमने जब उदारीकरण की नीति अपनाई, तो 5 उद्योगों को छोड़कर बाकी किसी को भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये 5 थी: सिगरेट, शराब, औद्योगिक विस्फोटक, रक्षा उपकरण, खतरनाक रसायन। फिर क्या हुआ, दूसरा हमने जो सुधार किया वो था सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग थे, जो 17 थे, उनको घटाकर पहले 5, फिर 3 और अब 2। एटॉमिक एनर्जी और रेलवे सरकार के हाथ में, बाकी सब निजी क्षेत्र में है। निजी जितने भी उद्यमी हैं वो इन 2 को छोड़ के कहीं भी अपना जो काम है वो कर सकते हैं, या उद्योग को खोल सकते हैं। निजी उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार। फिर क्या किया कि पहले क्या था कि जो उद्योग थे ना, ये ऐसे थे कि ये वाले जो उद्योग हैं सिर्फ लघु उद्योगों में ही खोले जा सकते हैं, ये मध्यम में खोले जा सकते हैं, ये
उसमें खोले जा सकते हैं, लेकिन अब इनको हटा दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे लघु उद्योगों में, चाहे मध्यम क्षेत्रों में अपना उद्योग खोल सकता है। उत्पादन क्षमता का विस्तार कर दिया गया। पहले उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। आपने उद्योग खोला हुआ है, आपने उसकी क्षमता का विस्तार करना है तो भी लाइसेंस लो, मगर अब इसको समाप्त कर दिया गया। पूंजीगत वस्तुओं के आयात की संरचना, यानी कि स्वतंत्र कि पहले जो मशीनें थी विदेशों से मंगवाना बहुत महंगा पड़ता था, उन पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगता था, है ना, उसको हटा दिया गया। अब आप बाहर के देशों से अपना जो मशीनें हैं मंगवा सकते थे। अब उद्योगपतियों को फ़ायदा हो गया, बाहर से जो मशीनें मंगवानी सस्ती हो गई, तो उनको व्यापार में स्वतंत्रता मिल गई। उत्पादन क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त करना। जो उत्पादन क्षेत्र के लिए आरक्षण दिए हुए थे, जैसे बताया कि पहले ये करना था कि जो लघु उद्योग हैं उनमें सिर्फ यही लोग काम करेंगे, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उसमें ये वाली कंपनी खुलेगी, उसको समाप्त कर दिया गया। वित्तीय क्षेत्र में सुधार। नियामक से सुविधा प्रदाता तक आरबीआई की भूमिका। पहले आरबीआई की भूमिका थी कि वहाँ पर नियंत्रक का काम करता था। बैंक रेट तय करने हैं तो बैंक ने करने हैं, एक्सचेंज रेट तय करना है तो बैंक ने करना है। लेकिन अब क्या है, सुविधा प्रदाता की भूमिका है। अब बहुत ज़्यादा ढील दी गई है, जिससे नियमों में बहुत सुधार कर दिया गया, जिससे कि निजी बैंकों को भी अब काम करना आसान हो गया। निजी बैंकों को आज़ादी हो गई कि वो अपने बैंक रेट को तय करें। पहले आरबीआई करता था, अब ये लोग कर रहे हैं, तो इससे हमारे जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में निवेश करने की अनुमति। तो जितने भी बाहर से निवेश करने वाले लोग, बाहर की कंट्री से जो लोग हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं, उनको भी अनुमति दे दी गई कि वो निवेश कर सके। अब हम करेंगे सुधार आगे, राजकोषीय सुधार। अब राजकोषीय सुधार क्या होते हैं? राजकोषीय मतलब होता है कि करों का जो हमारी संरचना है वो कैसी है। तो हमारे जो करों की संरचना थी ना, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे थे। तो इन करों की संरचना को सरल बनाया गया, संशोधन मतलब सुधार किया गया। क्योंकि पहले जो संरचना थी वो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, अप्रत्यक्ष कर होते थे, तो लोग या तो चोरी करते थे या अपने जो कर हैं उनको दिखाते नहीं थे, तो या देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए जो कर का जो होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा कम इकट्ठे हो पाते थे। तो इसलिए इन कर संरचना को हमने सरल किया और उनमें सुधार किया। उसके बाद अभी भी आप देखते हो कि जीएसटी है, जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज में आप देखिए कि सभी व्यक्तियों पर एक सा कर लगता है। आप रेस्टोरेंट में जाइए, जीएसटी लगेगा, ठीक है, कोई भी जाए, है ना, जीएसटी लगेगा। आप और भी कोई सामान खरीदते हैं उस पर जीएसटी, कोई सर्विस लेते हैं उस पर जीएसटी। तो इस तरह से करों को संशोधित कर दिया गया। उससे हमारी जो कर संरचना थी वो बहुत सरल हो गई और हम सरकार को कर ज़्यादा प्राप्त होने शुरू हो गए। भारी क्षेत्र में सुधार। रुपए का अवमूल्यन, जिससे विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई। अब रुपए का अवमूल्यन करना का मतलब होता है रुपए के मूल्य को गिराना या कम करना। तो वो ऐसा पहले हम देख लेते कि क्यों किया गया। हमारे जो सीमित विदेशी मुद्रा भंडार, हमारे जो मुद्रा भंडार थे वो लगभग समाप्ति हो गए थे। पिछले उसमें भी बताया मैंने कि हमारे लिए जो भंडार थे वो 10 दिन के लिए भी नहीं रह गए थे। तो और हम वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, विश्व बैंक से उधार मांग रहे थे। तो उन्होंने इनकार किया कि जब तक आप अपने नीतियों में सुधार नहीं करेंगे तब तक आपको ये लोन नहीं दिया जाएगा। फिर हमारे निर्यातों में कमी थी। उसका कारण क्या था कि बहुत ज़्यादा हमारे जो
नियंत्रण बहुत था। हमारे बहुत ज़्यादा शुल्क लगाए जाते थे, निर्यात शुल्क लगाए जाते थे, जिसकी वजह से हमने जो विदेशियों के लिए हमारा सामान जो है वो बहुत महंगा हो जाता था। फिर उच्च चालू घाटा, हमारा जो चालू घाटा क्या होता है कि विदेशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ये इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। तेल आयात बिल में वृद्धि, हमारे तेल आयात के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इन सब कारणों के कारण हमें रुपए का अवमूल्यन किया, यानी रुपए के मूल्य में गिरावट करी। उससे क्या होगा कि विदेशियों के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाएगा और ज़्यादा वो लोग हमारा सामान खरीदेंगे। तो इसलिए हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में अवमूल्यन करने से वृद्धि हुई। तो शुरू में अवमूल्यन किया गया, उसके बाद मांग और पूर्ति की शक्तियों पर हमारे जो ये हमारे क्या जैसे एक्सचेंज रेट है ना, इसको मांग और पूर्ति की शक्तियों पर छोड़ दिया गया। फिर विदेशी व्यापार नीति, टैरिफ प्रतिबंधों को मॉडरेट किया गया, यानी हमने जो टैरिफ लगा रखे थे आयात पे या निर्यात पे, एक तरह के टैक्स होते हैं वो लगा रखे थे, उनको कम किया गया। आयात कोटा समाप्त किया गया। पहले हमारे लिए आयात कोटा बनाया हुआ था इंडस्ट्री के लिए कि आप इससे ज़्यादा जो है आयात जो है नहीं कर सकते थे। एक खास इंडस्ट्री के लिए कोटा लगा दी, इस इंडस्ट्री ये इतना कर सकती है, ये इतना कर सकती है, इसको समाप्त कर दिया गया। आयात लाइसेंस को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया कि आप किसी भी वस्तु का आयात कर सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आयात शुल्क को भी घटा दिया गया। निर्यात शुल्क को तो बिल्कुल वापस ले लिया। वैश्विक बाजार के साथ भारतीय बाजार को सुविधाजनक बनाने के लिए ये सब सुधार किए गए। तो इस तरह से हमने जब ये सुधार लाए तो हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़े, और हमारा जो चालू खाता का घाटा था वो भी ठीक हो गया। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।